क्या लिखूं पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी का लिखा हुआ चैप्टर नंबर 3 कक्षा 10 हिंदी के लिए है। दरअसल अमिता और नमिता दो यहाँ पर बेटियां हैं। अब वो किसी की बेटियां कह लो या फिर बख्शी जी की ही कह लो। उन दोनों ने अलग अलग टॉपिक पर निबंध लिखने के लिए बख्शी जी से बोला, तो बख्शी जी बड़े कंफ्यूज भी हुए और बाद में उन्होंने उस एक ही दोनों ही विषयों को एक ही तरीके से एक ही निबंध के माध्यम से दोनों विषयों को प्रस्तुत भी कर दिया। निबंध की विशेषताएं भी बता दी इस पाठ में। तो क्या ललित है? कहते हैं प्रसिद्ध लेजिनर है एक विशेष स्थिति है, भी लिखता है अब में की उमंग में कुछ सा होता कि लिखना ही पड़ता है। जब मन में मस्तिष्क में आवेग सा उत्पन्न हो जाता है उस समय, और जिस समय ये आवेग उत्पन्न हो जाता है, हृदय में स्फूर्ति आ जाती है, उस समय निबंध लिखना ही पड़ता है। उस समय विषय की चिंता नहीं रहती। कोई भी विषय हो उसमें हम अपने हृदय के आवेग को भर ही देते हैं। अब एक एग्जाम्पल देते हैं। बख्शी जी कहते हैं कि हैट टांगने के लिए कोई भी खूंटी काम दे सकती है। उसी तरह अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए कोई भी विषय उपयुक्त है। जैसे आपको हैट टांगना है तो किसी भी खूंटी पर टांग दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? किसी भी खूंटी पर आप हैट टांग सकते हैं, बट आपके पास हैट होनी चाहिए। जब हैट होगी तभी तो आप उसको किसी खूंटी पर टांग पाएंगे। तो मुख्य वस्तु है हैट, टोपी नहीं, मतलब खूंटी नहीं। ठीक है, तो मुख्य वस्तु, असली वस्तु क्या है? हैट, खूंटी नहीं। और इसी तरह मन के भाव ही यथार्थ वस्तु हैं, वास्तविक वस्तु हैं, विषय नहीं। यानी किस विषय पर निबंध लिखना है, विषय महत्वपूर्ण नहीं है, मन के भाव महत्वपूर्ण है। विषय कोई भी हो, टॉपिक कोई भी हो, मन के भाव अगर हैं तभी आप उस टॉपिक पे कुछ लिख पाएंगे। जैसे आपसे कह दिया जाए कि आपको कहानी एक लिखना है जिसमें एक राजा हो, एक रानी हो, और अंततः राजा को रानी छोड़कर चली जाए और विदेश जाकर के वहां पर दूसरा विवाह रचाए, फिर पुनः आकर के राजा के यहां रहने लगे और राजा की संपत्ति ले ले। इस पर आपको कहानी लिखना है। अब आपके पास मनोभाव नहीं है तो कहानी आप नहीं लिख पाएंगे। यानी आपको अगर केवल खूंटी बता दी जाए, भैया ये 4 खूंटी कमरे में लगी हैं, आप हैट टांग दीजिए। जब आपके पास हैट नहीं है तो कमरे में चाहे 100 खूंटियां हों, आप हैट नहीं टांग पाएंगे। तो मुख्य वस्तु क्या है? मनोभाव। मनोभाव मीन्स मुख्य वस्तु है हैट। हैट मीन्स मनोभाव। मनोभाव मन के भाव, मन की फीलिंग्स, मन की भावनाएं कोरे कागज पे आप तभी उतार पाएंगे। कोरे कागज पे आप लेख को तभी उतार पाएंगे। कोरे कागज तो तमाम जगह बिखरे पड़े हैं। मन के भाव होना जरूरी है। मन के भाव अगर नहीं होंगे तो कोरे कागज कोरे ही रह जाएंगे, और कोरे रंगेंगे भी तो खिचड़ी हो जाएंगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा। उसी तरह विषय कोई भी हो, अगर आपके मन में कोई भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं, तो आप उस विषय पर लेख या निबंध या कविता, कहानी लिख सकते हैं। किसी के दबाव में आकर के, पैसे दे करके आप नहीं लिख सकते कि आपको 1 लाख रुपया मिलेगा, आप लिख ही दो। मन के भाव नहीं है तो आप नहीं लिख पाएंगे। टैलेंट नहीं है तो आप नहीं लिख पाएंगे। इतनी बात आपको यहां तक समझ में आई होगी। लंबा खींच रहा हूं, बट एक एक चीज आपको समझ में आ रही है। गार्डनर साहब के इस कथन की यथार्थता माने वास्तविकता में मुझे संदेह नहीं है। कौन कह रहा? बख्शी जी कह रहे हैं। पर मेरे लिए कठिनता यह है कि मैंने उस मानसिक स्थिति का अनुभव ही नहीं किया है जिसमें भाव अपने आप उत्थित माने उठ जाते हैं।
खड़े हो जाते हैं। मुझे तो सोचना पड़ता है, चिंता करनी पड़ती है। चिंता माने सोचना, विचार, चिंतन, परिश्रम करना पड़ता है, तब कहीं मैं एक निबंध लिख सकता हूं। कहते हैं एजी गार्डनर साहब का जो कथन है ठीक है, मैं मानता हूं यथार्थ है, लेकिन मेरे पक्ष में ऐसा नहीं है। बड़ी मेहनत लगती है, बहुत कुछ सोचना पड़ता है, बहुत चिंता करनी पड़ती, तब जाके मैं एक निबंध लिख सकता हूं। आज तो मुझे विशेष परिश्रम करना पड़ेगा। कहते हैं आज तो भैया मुझको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे कोई साधारण निबंध नहीं लिखना है। आज मुझे नमिता और अमिता के लिए आदर्श निबंध लिखना है। कैसा लिखना? नमिता और अमिता के लिए आदर्श निबंध लिखना होगा। नमिता का आदेश है कि मैं एक निबंध लिखूं, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। ठीक है, कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, इस टॉपिक पर निबंध लिखूं। अमिता का आग्रह है कि मैं समाज सुधार पर लिखूं। अब ये दोनों ही विषय परीक्षा में आ चुके हैं और उन दोनों पर आदर्श निबंध लिखकर मुझे उन दोनों को निबंध रचना का रहस्य समझाना पड़ेगा। नमिता और अमिता को वो जिद कर बैठी कि मुझे लिख के दो। एक कहती मुझे दूर के ढोल सुहावने टॉपिक पर लिख के दो, एक कहती नहीं मुझे समाज सुधार पे आप निबंध लिख के दो। दूर के ढोल सुहावने होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी गद्यांश है। अगर आप चैप्टर समझ गए तो गद्यांश के प्रश्नोत्तर का रट्टा मारना नहीं पड़ेगा, रेखांकित अंश की व्याख्या के रट्टा मारना नहीं पड़ेगा, अपने भावों के अनुसार ही आप उसकी व्याख्या लिख देंगे। दूर के ढोल सुहावने होते हैं, पर क्या वे इतने सुहावने होते हैं? निबंध लिखने लगे कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, पर क्या उतने सुहावने होते हैं कि उन पर 5 पेज लिखे जा सके? इसी प्रकार समाज सुधार की चर्चा अनादिकाल से लेकर आज तक होती आ रही है और जिसके संबंध में बड़े बड़े विज्ञों यानी कि विद्वानों ने भी विरोध है, उसको मैं 5 पेज में कैसे लिख दूं? मैंने सोचा कि सबसे पहले निबंध शास्त्र के आचार्यों की सम्मति जान लूं। आचार्यों की सम्मति माने विचार सलाह ले लूं। पहले ये तो समझ लूं कि आदर्श निबंध है क्या और वो कैसे लिखा जाता है, तब फिर मैं भविष्य की चिंता करूंगा। इसलिए मैंने निबंध शास्त्र के कई आचार्यों की रचनाएं देखी, है ना। तो अब जब इन्होंने देखा कि भाई निबंध शास्त्र लाओ पढ़ लें, किताब पढ़ लें कि निबंध कैसे लिखा जाता है, वो वाली किताब जिसमें बताया गया हो कि निबंध कैसे लिखा जाता है, बेस्ट निबंध कौन सा होता है, उसे निबंध शास्त्र कहते हैं। कहते हैं एक विद्वान का कथन है कि निबंध छोटा होना चाहिए, ता नहीं बनी रह सकती। इस कथन को मान लेने में ही मेरा लाभ है, कहते हैं। वाकई में, और ये वास्तविकता भी है, वो जो जिस विद्वान का ये कथन है कि छोटा निबंध अच्छा होता है, तो बिल्कुल सही कथन है। कोई छोटी कहानी, अब देखिए आप शॉर्ट वीडियो कितना पसंद करते हैं, उतने लॉन्ग वीडियो नहीं पसंद करते हैं, क्योंकि कम समय में पूरा नॉलेज, कम समय में पूरी बात, वही शॉर्ट। तो कहते हैं छोटा निबंध क्या है, छोटा निबंध जो है अधिक अच्छा होता है। कहते हैं मैं ये बात मान लेता हूं क्योंकि मेरा इसी बात को मान लेने में लाभ है। मुझे छोटा ही निबंध लिखना है, बड़ा नहीं, पर लिखूं कैसे? निबंध शास्त्र के उन्हीं आचार्य महोदय का कथन है कि निबंध के 2 प्रधान अंग हैं। कौन कौन से मुख्य 2 अंग हैं? एक तो सामग्री और दूसरी है शैली। पहले तो मुझे सामग्री एकत्रित करनी होगी, विचार समूह संचित करना होगा। इसके लिए मुझे मनन करना चाहिए, मन में अपना विचार। ये तो सच है कि जिसने जिस विषय का अच्छा अध्ययन किया है उसके मस्तिष्क में उस विषय के विचार आते हैं। आपने मूवीज देखी हैं बहुत ज्यादा, तो मूवीज के आइडियाज आ जाएंगे। आपने बहुत ज्यादा भक्ति के वीडियोस देखे हैं, तो आपको भक्ति सागर में डूब जाना अच्छा लगेगा, है ना। पर ये कौन जानता था कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, इस पर भी निबंध लिखने की आवश्यकता होगी। यदि ये बात पहले ज्ञात होती तो पुस्तकालय में जाकर इस विषय का अनुसंधान कर लेता। अनुसंधान माने रिसर्च, खोज। पर अब समय नहीं है, मुझे तो यहीं बैठकर 2 घंटों में 2 निबंध तैयार कर देने होंगे। यहां न तो विश्वकोश है और ना कोई ऐसा ग्रंथ जिनमें इन विषयों की सामग्री उपलब्ध हो सके। अब तो मुझे अपने ही ज्ञान पर विश्वास कर लिखना होगा।
कहते हैं अब मुझे अपने ही ज्ञान पर विश्वास करके लिखना होगा। यहां पर कोई विश्वकोश, कोई निबंध शास्त्र, कोई किताबें, कोई सामग्री नहीं है। और उस समय में इंटरनेट भी नहीं था कि चैट जीपीटी से या जेमिनी एआई से लिखवा लें। विज्ञों का कथन है कि निबंध लिखने के पहले उसकी रूपरेखा बना लेनी चाहिए। वैसे मैं भी बताता हूं आपको, निबंध जब भी लिखे रूपरेखा जरूर बनाइए। अतएव सबसे पहले मुझे दूर के ढोल सुहावने की रूपरेखा बनानी है। मैं सोच ही नहीं सकता कि इस विषय की कैसी रूपरेखा है। अब निबंध लिख लेने के बाद मैं उसका सारांश कुछ ही वाक्यों में भले लिख दूं, पर निबंध लिखने के पहले उसका सार 10-5 शब्दों में कैसे लिखा जाए, ये तो हो ही नहीं सकता। क्या सचमुच हिंदी के सब विज्ञानी विद्वान लेखक पहले से अपने अपने निबंधों के लिए रूपरेखा तैयार कर लेते हैं? एजी गार्डनर को तो अपने लेखों का शीर्षक बनाने में ही सबसे अधिक कठिनाई होती थी। यानी कि लेख तो लिख डालते थे एजी गार्डनर, लेकिन बाद में उसका टाइटल देने में बड़ी दिक्कत होती। क्या टाइटल दूं, क्या शीर्षक दूं? और शीर्षक ऐसा, भाई साहब मैं उस दिन एक किताब लेने गया था, मैंने टॉपिक को देख के ही किताब खरीदी, शीर्षक को देख के ही किताब खरीदी। एक उपन्यास नई नई आई है अशोक पांडे जी की, अभी लपू झन्ना, लपू झन्ना उपन्यास। अब मैंने कहा भाई लपू झन्ना ये क्या है, व्हाट इज लपू झन्ना, है ना? जैसे नाम होगा द डार्क हार्स। अब सोचोगे यार डार्क हार्स क्या है, नाम दे दिया गया द हिडन हिंदू। अब तुम सोचोगे यार टाइटल है द हिडन हिंदू, व्हाट इज दिस। नाम दे दिया गया कितने पाकिस्तान। अब आप सोचोगे यार ये पढ़ना चाहिए, आखिर टाइटल कितने पाकिस्तान। आधा गांव, है ना, आधा गांव उपन्यास राही मासूम रजा की। नाम दे दिया गया गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि थी किसको। मूवी तो बन जाती है, लेकिन मूवी का नाम अगर अच्छा नहीं होगा, मूवी का टाइटल अगर सस्पेंस क्रिएट नहीं कर रहा है, तो अगर सस्पेंस क्रिएट कर रहा है मूवी का टाइटल, तो ये सोचिए ज्यादा लोग उसको देखेंगे। उसी तरह कोई रचना है, कोई लेख है, कोई उपन्यास है, उसका टाइटल, उसका शीर्षक अगर सस्पेंस क्रिएट कर रहा है ना। जैसे एक अशोक वाजपेयी की किसी की कविता थी, हवा में हस्ताक्षर। यार हवा में हस्ताक्षर है, जैसे पानी के प्राचीर, रामदरस मिश्र की रचना है पानी के प्राचीर। अब पानी के प्राचीर मीन्स होता दीवार। तुम सोचोगे यार पानी के दीवार क्या होगा। जैसे धर्मवीर भारती की रचना है ठेले पर हिमालय। तुम सोचोगे यार ठेले पर हिमालय, शीर्षक से ही मुझे मन करता है कि पढ़ लूं क्या है भाई, और अंत में पता चलता कि ठेले पर बर्फ के सिल्ले लदे हुए थे, वो ठेले पर हिमालय उसका नाम दे दिया था। तो ये होता है शीर्षक। तो कहते हैं एजी गार्डनर जो लेखक हैं, उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती थी शीर्षक चुनने की ही। उन्होंने लिखा है कि मैं लेख लिखता हूं और शीर्षक देने का भार मैं अपने मित्र पर छोड़ देता हूं। उन्होंने यह भी लिखा कि शेक्सपियर को भी नाटक लिखने में उतनी प्रॉब्लम, उतनी कठिनता न हुई होगी जितनी कठिनाई नाटकों के नामकरण में हुई होगी। तभी तो घबराकर नाम न रख सकने के कारण उन्होंने अपने एक नाटक का नाम रखा था जैसा तुम चाहो, ये उनका नाम था। इसलिए मुझसे तो ये रूपरेखा तैयार नहीं होगी। अब मुझे शैली निश्चित करनी है। आचार्य महोदय का कथन है कि भाषा में प्रवाह होना चाहिए। शैली निश्चित करनी है। शैली यानी लेखन शैली। जैसे कोई ललित निबंध लिखता है, कोई भावात्मक लिखता है, कोई गवेषणात्मक शैली इस्तेमाल करता है, कोई व्यंग्यात्मक शैली इस्तेमाल करना। तो इसके लिए वाक्य छोटे छोटे हों। शैली कैसी होनी चाहिए? सरल हो, कठिन हो। ठीक है, हाँ। वाक्य कैसे हों? छोटे छोटे हों, एक दूसरे से संबद्ध वाक्य हों, एक दूसरे से रिलेट कर रहे हों। ये तो बिल्कुल ठीक है, मैं छोटे छोटे वाक्य अच्छी तरह लिख सकता हूं, पर मैं हूं मास्टर। और कहीं नमिता और अमिता ये न समझ बैठे कि मैं ये निबंध बहुत मोटी अकल वालों के लिए लिख रहा हूं। अपनी विद्वता का प्रदर्शन करने के लिए, अपना गौरव स्थापित करने के लिए ये आवश्यक है कि वाक्य
कम से कम आधे पृष्ठ में तो समाप्त हो। कौन है? बाणभट्ट संस्कृत के एक महाकवि हैं, बहुत बड़े कवि हैं। कादंबरी उनकी एक रचना है, संस्कृत की पहली लंबी कहानी कह सकते हैं या उपन्यास कह सकते हैं। ऐसे ही वाक्य लिखे हैं, वाक्यों में कुछ अस्पष्टता भी चाहिए। अब बाणभट्ट की कादंबरी का एक सेंटेंस नहीं बल्कि एक शब्द ही इतना लंबा लिख देते थे, आसीद शेष नरपति सिरह सम्यभिर्चित पाक शासना इवा परह पाक शासन इव। इतना लंबा सेंटेंस लिख देते थे, बहुत लंबे लंबे लिख देते थे। ठीक है, वाक्यों में कुछ अस्पष्टता भी चाहिए, क्योंकि ये अस्पष्टता या दुर्बोधता, दुर्बोधता माने कठिनता, गांभीर्य ला देती है, यानी आदमी गंभीर हो जाता है। सरल सरल होगा तो वो सरल जल्दी जल्दी पढ़ जाएगा, लेकिन अगर कठिन वाक्य थोड़े से होंगे तो आदमी सोचेगा गंभीर होके। इसलिए संस्कृत के प्रसिद्ध कवि श्रीहर्ष ने जानबूझकर अपने काव्य में ऐसी गुत्थियां डाल दी जो अज्ञों से न सुलझ सके, यानी अज्ञ माने होता है मूर्ख। यहां पर दो बातें आई हैं, अज्ञ और विज्ञ। अज्ञ और विज्ञ, अज्ञ माने होता है मूर्ख, विज्ञ माने होता है विद्वान, और एक होता है अनभिज्ञ। ठीक है, एक होता है अभिज्ञ। अभिज्ञ माने भी विद्वान होता है, और एक होता है अनभिज्ञ। अनभिज्ञ माने मूर्ख होता है, मतलब अनभिज्ञ माने जिसको जानकारी न हो। ठीक है, हाँ, तो अभिज्ञ और अनभिज्ञ ये एक दूसरे के विलोम हैं। अज्ञ और विज्ञ भी एक दूसरे के विलोम हैं। तो अज्ञों से जो न सुलझ सके, यानी कि अज्ञ माने जो कम विद्वान हैं या मूर्ख हैं, उनसे ना सुलझ सके, ऐसी गुत्थियां डाल दी थी। श्रीहर्ष संस्कृत के विद्वान थे। और सेनापति ने भी अपनी कविता मूढ़ों के लिए दुर्बोध कर दी थी। मूढ़ माने मूर्खों के लिए। सेनापति कौन है? सेनापति भी एक कह सकते हैं रीतिकाल के कवि हैं। ठीक है, सेनापति ऋतु वर्णन में थोड़ा सा अच्छा लिखते थे कि ब्रख को तरनी तेज साहसो किरण करी। 11 में जब आप जाएंगे तो पढ़ेंगे सेनापति को कि ब्रख को तरनी तेज, है ना, ब्रख को तरनी तेज साहसो किरण करी, ज्वालन के जाल विकराल बरसतु हैं। तो ये वाला जो छंद लिखा है बहुत अच्छा है। ऐसे छंद लिखते थे कौन? सेनापति। सेनापति ने कुडूप हरि के डरत हो, तो घम का विषम जो न पात खरकत है। तभी तो अलंकारों, मुहावरों और लोकोक्तियों का समावेश भी निबंधों के लिए आवश्यक बताया गया है। तब क्या किया जाए? अभी सोच रहे, निबंध लिखा नहीं है इन्होंने। अंग्रेजी के निबंधकारों ने एक दूसरी पद्धति को अपनाया है। उनके निबंध इन आचार्यों की कसौटी पर भले ही खरे सिद्ध न हो, पर अंग्रेजी साहित्य में उनका मान अवश्य है, मान सम्मान। उस पद्धति के जन्मदाता मॉन्टेन समझे जा। मॉन्टेन भी निबंधकार हैं इंग्लिश के। उन्होंने स्वयं जो कुछ देखा, सुना, अनुभव किया, उसी को अपने निबंधों में लिपिबद्ध कर दिया, यानी लिख दिया। ऐसे निबंधों की सबसे बड़ी विशेषता है कि वे मन की स्वच्छंद रचनाएं हैं। और निबंध क्या होती है? मन की स्वच्छंद रचनाएं ही होती हैं। उनमें न कवि की उदात्त कल्पना माने बहुत ऊंची ऊंची कल्पना रहती है, और ना ही आख्यायिका लेखक, कहानी लेखक की सूक्ष्म दृष्टि, और न विज्ञों की गंभीर तर्कपूर्ण विवेचना। विज्ञों माने बुद्धिमान, विद्वानों की ना गंभीर तर्कपूर्ण विवेचना भी उसमें नहीं होती है। जिनकी मन की स्वच्छंद रचनाएं है ना, उनमें लेखक की सच्ची अनुभूति रहती है। लेखक ने जो कुछ फील किया वही लिखा, जो कुछ उसने एक्सपीरियंस किया वही लिखा। उनमें उसके सच्चे भावों की सच्ची अभिव्यक्ति होती है, उनमें उसका उल्लास रहता है। ये निबंध तो उस मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं जिनमें न ज्ञान की गरिमा रहती है और न कल्पना की महिमा, जिसमें हम संसार को अपनी ही दृष्टि से देखते हैं और अपने ही भाव से ग्रहण करते हैं। तब इसी पद्धति का अनुसरण कर मैं भी क्यों निबंध न लिखूं? पर मुझे तो 2 निबंध लिखने होंगे, एक अमिता के लिए, एक नमिता के लिए। कहते हैं मैं भी सरल पद्धति ही अपनाता हूं अपनी, मतलब कहते हैं मैं भी यही पद्धति अपनाता हूं, अपने अनुभव के अनुसार, अपने मन की स्वच्छंद विचारों के अनुसार ही मैं भी लिखूं। कहते हैं मुझे अमीर खुसरू की एक कहानी याद आई।
एक बार प्यास लगने पर अमीर खुसरो कुएं के पास गए और कहा कि लाओ भाई पानी पिला दो। वहां 4 औरतें पानी भर रही थीं। पानी मांगने पर पहले ने उनमें से एक ने कहा कि खीर पर कविता सुनाओ अमीर खुसरो। अमीर खुसरो तो आप जानते हो, जय हाले मिस्की मकुंत गाफुर दराए नैना बनाए बत्तियां, सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां। ये अमीर खुसरो के ना। तो प्यास लगी तो कुएं के पास गए। 4 औरतें पानी भर रही थीं। एक ने कहा मुझे खीर पर कविता सुना दो, तब मैं पानी पिलाऊंगी। और दूसरी ने कहा मुझे चरखे पर सुना दो। और तीसरी ने कहा कि भाई कुत्ते पर सुना दो। और चौथी ने कहा कि मुझे ढोल पर सुना दो। अमीर खुसरो प्रतिभावान थे, बड़े टैलेंटेड व्यक्ति थे। उन्होंने एक ही पद्य में चारों की इच्छाओं की पूर्ति कर डाली। उन्होंने कहा कि खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चलाए, आया कुत्ता खा गया तू बैठी ढोल बजाए रे गोरी, बैठी ढोल बजाए। खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चलाए, आया कुत्ता खा गया तू बैठी ढोल बजाए। तिनक धिन दिन दिन धा धा धा। आप समझो, एक ने खीर पे कहा तो खीर पे कविता हो गई, चरखे पे भी हो गई, कुत्ते पर भी हो गई और ढोल पर भी हो गई। सब पर एक ही कविता, एक ही कविता में सबकी इच्छाएं पूरी हो। तो कहते हैं मुझ में अमीर खुसरो की तो प्रतिभा नहीं है भाई, कहते हैं मुझ में उतना टैलेंट नहीं है, पर उनकी इस पद्धति का, इस सिस्टम का मैं स्वीकार करने में कठिनाई आधी रह जाती है कि मैं भी एक निबंध लिखूं और दोनों विषयों का उसी में समावेश कर दूं। एक ही ढेले से 2 चिड़िया मार लूंगा, एक तीर से 2 निशाना कर लूंगा। दूर के ढोल सुहावने होते हैं। अब यहां से निबंध इन्होंने लिखा कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। वाह भाई वाह। दूर के ढोल सुहावने होते हैं, होती नहीं करकसता उनमें। कहते हैं दूर के ढोल सुहावने होते हैं क्योंकि उनकी करकसता दूर तक नहीं जाती। दूर के व्यक्ति सम्मानित होते हैं क्योंकि उनकी बुराइयां वहां तक नहीं पहुंचती। घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध। घर में कोई बाबा हो जाए, जुगना है, जुगना बने हैं। बाहर का कोई, अरे महाराज जी आ गए, बाबा जी आ गए, परम परम परमेश्वर आ गए। तो घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध। दूर के ढोल सुहावने होते हैं क्योंकि उनकी करकसता दूर तक नहीं पहुंचती। जब ढोल के पास बैठे हुए लोगों के कान के पर्दे फटते रहते हैं, तब दूर किसी नदी के तट पर संध्या के समय किसी दूसरे के कान में वही शब्द मधुरता का संचार कर देते हैं, है ना। यानी जो ढोल के पास है, का धमड़ धमड़ ढोल बजावा था, कान फोड़े दे थो, लेकिन वही ठुमक तक धुम धनक तक धुम जब वो सुनाई देती है कहीं दूर नदी के तट पर कोई बैठा होता है, दूर नदी के तट पर कोई बैठा होता है, दूर के ढोल सुहाने कोई सुनता होता है, पास में बैठा व्यक्ति वहीं गरियाता होता है, दूर में बैठा व्यक्ति कोई फिर गाता होता है, क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। और ढोल के उन्हीं शब्दों को सुनकर वो अपने हृदय यानी अपने दिल में किसी के विवाहोत्सव का चित्र अंकित कर लेता है। हमका लागत है फलाने गांव में फलाने भैया वहां फलाने की बहुरिया आई है गौने में, नहीं वह के लड़कवा के शादी है तो मंगल गीत गाए जा रहे हैं, सोहर ओहर धी ढोल वही है। तो चित्रांकित और कोलाहल से पूर्ण घर के एक कोने में बैठी हुई किसी लज्जाशीला नववधू की कल्पना वो अपने मन में कर लेता है कि हाँ बहुरिया या तो किसी का ही होगी, वो वहां फलाने गांव में फलाने भैया के यहाँ ढोल बज रही होगी और उनकी बहुरिया कोने में बैठी होगी घर के, है। उस नववधू के प्रेम, उल्लास, संकोच, आशंका, विषाद माने दुख से युक्त हृदय के कंपन
ढोल की कर्कश ध्वनि को मधुर बना देते हैं, क्योंकि उनके साथ आनंद का कलरव, उत्सव व प्रमोद और प्रेम का संगीत, ये तीनों मिले रहते हैं। तभी उसकी कर्कशता समीपस्थ लोगों को भी कटु नहीं प्रतीत होती और दूरस्थ लोगों के लिए तो वो अत्यंत मधुर हो जाती है। वही ढोल बिना मतलब बजाओ तो आदमी को पास में भी कड़वी लगती है, लेकिन जब लज्जाशीला नववधू की कल्पना कोई करता है या किसी के घर में उत्सव होता है, आनंद का कलरव होता है, प्रमोद प्रेम ये सब सम्मिश्रित हो जाता है, तो वही ढोल कर्कश नहीं लगती है। जो तरुण संसार के जीवन संग्राम से दूर हैं, अब देखिए समाज सुधार पर भी निबंध यहां आ गया, इसी में सब मिक्स है। जो तरुण संसार के जीवन संग्राम से दूर है, अर्थात जीवन युद्ध से दूर है तरुण लोग, उन्हें संसार का चित्र बड़ा ही मनमोहक प्रतीत होता है। यानी जिनको जिंदगी का स्ट्रगल नहीं पता है, उन तरुणों को, जैसे आप लोगों की उम्र के लोगों को, तरुण हैं आप भी, तो उनको जीवन संग्राम से दूर हैं, आप जीवन के युद्ध से दूर हैं। अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, अभी आपको जीवन का संघर्ष क्या होता है, व्हाट इज द स्ट्रगल ऑफ लाइफ, यू डोंट नो अबाउट द लाइफ स्ट्रगल। मित्रता निबंध भी, बाकी को तो निबंध है नहीं, है ना। मित्रता सबसे अच्छा निबंध है, उसके बाद दूसरी रैंक में इसको दूंगा पूरी किताब में, सबसे बेस्ट मुझे मेरा इंटरेस्टिंग निबंध ये है। कहते जो अपनी बाल्यावस्था और तरुणावस्था से दूर हटाए हैं, उन्हें अपने अतीत काल की स्मृति बड़ी ही सुखद लगती है। यानी जो बूढ़े हो गए हैं वे अतीत का ही स्वप्न देखते हैं। तरुणों यानी जवानों के लिए जैसे भविष्य उज्जवल होता है, वैसे ही वृद्धों के लिए अतीत, यानी जैसे आपके लिए भविष्य बहुत ही सुंदर आपको दिखाई दे रहा है, वैसे ही बूढ़ों के लिए उनका भूतकाल बहुत सुंदर था। है हमारे जमाने में ये होता था, अरे हमारे जमाने में तुम अब सोए के उठे हो 8 बजे, हमारे पिताजी 8 बजे 4 बीघा खेत जोत के बैलन का सानी पानी कई के खाना वाना खिला देते थे। ये कोई जमाना है, दुनिया कैस हो गई है, बदलाव देखो क्या होगा, दुनिया बिल्कुल बेकार है। देखो तो कंप्यूटर मोबाइल के आगे कुछ सुनता ही कोनो नहीं है। हाँ, तो ये दादा दादी लोग ऐसे बोलते हैं। तो बूढ़ों के लिए उनका भूतकाल ही बहुत अच्छा था। वर्तमान से दोनों को असंतोष होता है, युवा भी वर्तमान से असंतुष्ट है, बूढ़ा भी वर्तमान से असंतुष्ट है, क्योंकि बूढ़े को भूतकाल अच्छा लगता है और युवा को भविष्यकाल अच्छा लगता है ना। अब वर्तमान से दोनों को असंतोष है, तरुण भविष्य को वर्तमान में लाना चाहता है और बूढ़ा अतीत को खींचकर, अतीत माने भूतकाल को खींचकर वर्तमान में देखना चाहता है। परंतु तरुण व्यक्ति यानी युवा व्यक्ति क्रांति के समर्थक होते हैं, वृद्ध अतीत गौरव के संरक्षक होते हैं। दोनों की ही संसार को आवश्यकता है, क्योंकि जो अतीत का जो गौरव है उसको समेटे हुए हैं बूढ़े लोग। हमारी संस्कृति, सभ्यता, हमारी वेशभूषा, कल्चर को समेटे हुए हैं बूढ़े लोग। और जो तरुण हैं वो क्रांति के समर्थक हैं, क्रांति करेंगे और संसार को सुखमय बनाएंगे। इन्हीं दोनों के कारण वर्तमान सदैव क्षुब्ध रहता है, क्षुब्ध माने व्याकुल रहता है, और इसी से वर्तमान काल सदैव सुधारों का काल बना रहता है। परंतु मनुष्य जात के इतिहास में कोई ऐसा काल ही नहीं हुआ जब सुधारों की आवश्यकता न हुई हो। कहोगे भैया, अरे भैया आजकल बहुत खराब जमाना आ गया है, आजकल भैया जो है बहुत दुष्ट लोग हैं, देखो। हाँ, लेकिन अगर हम देखें तो 20 साल पहले भी दुष्ट थे, अगर हम देखें 100 साल पहले भी दुष्ट थे, 500 साल पहले भी दुष्ट थे, 1000 साल पहले भी दुष्ट थे, लाखों साल पहले भी दुष्ट थे। तो दुष्टों की समाप्ति नहीं है। लाखों साल पहले भी सज्जन थे, हजारों साल पहले भी सज्जन थे, आज भी सज्जन हैं, हजारों साल आगे भी सज्जन होंगे। तो हम ये नहीं कह सकते कि सज्जन और दुर्जन कभी खत्म हो गए थे। किसी भी काल में सज्जन और दुर्जन दोनों एक साथ बरकरार रहे हैं। कभी भी सज्जन सज्जन ही केवल नहीं रहे। श्री राम शर्मा जी ने, आचार्य श्री राम शर्मा जी ने कहा कि मनुष्य एक भटका हुआ देवता है। जिस दिन मनुष्य
अपने आप को पहचान लेगा तो वो देवता बन जाएगा। और जिस दिन समस्त मनुष्य देवता हो जाएंगे उस दिन स्वर्ग में जाने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि जहां पर ये मनुष्य देवता रहेंगे वहीं पर स्वर्ग की उत्पत्ति हो जाएगी। इंसान में इंसानियत आ जाए, मनुष्य को समझने लगे और सब सज्जन हो जाएं तो फिर स्वर्ग की जरूरत नहीं है, धरती ही स्वर्ग हो जाएगी। बाकी स्वर्ग कहीं नहीं है, यही धरती पर ही स्वर्ग है, आप बनाइए उसे स्वर्ग। तो ऐसा कोई समय नहीं हुआ कि सुधारों की जरूरत न पड़ी हो, तभी तो आज तक कितने ही सुधारक हो गए हैं। तमाम सुधारक हुए, परंतु न सुधारों का अंत है और न सुधारकों का अंत है। जो सुधार होंगे वही बुराइयां होंगी, वही अच्छाइयां होंगी, कहीं अच्छाइयां होंगी वही बुराइयां बन जाएंगी। भारत के इतिहास में बुद्धदेव, महावीर स्वामी, नागार्जुन, शंकराचार्य, कबीर, नानक, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, सुधारकों की गणना यही समाप्त नहीं होती। इतने ही सुधारक नहीं थे, और भी सुधारक थे। सुधारकों का दल नगर नगर, गांव गांव में था। यह सच है कि जीवन में नए नए क्षेत्र उत्पन्न होते जाते हैं और नए नए सुधार भी होते जाते हैं। न दोषों का अंत है और न सुधारों का अंत है। जो कभी सुधार थे वही आज दोष हो गए हैं और उन सुधारों का फिर नव सुधार किया जाता है, तभी तो ये जीवन प्रगतिशील माना जाता है। जीवन प्रगतिशील है, हमेशा सुधार होते रहते हैं, हमेशा बुराइयां पनपती जाती हैं। जो कभी सुधार थे वो कभी कभी बुराइयां बन जाती है ना। हाँ, तो पहले लोगों को डर था कि लाओ पशु बलि दे दे वरना देवी हमको खा जाएंगी, या वो ग्राम देवता हमको खा जाएंगे, तो पशु बलि देते थे। धीरे धीरे हिंदू धर्म में और आगे बढ़े कुछ लोग, तो कहा नहीं ये पशु बलि गलत है, नहीं देनी चाहिए, पशु बलि समाप्त हो गई। तो इसी तरह पर्दा प्रथा चली। पर्दा प्रथा जब चल रही थी तो उस समय उसके गुण थे, वो सुधार हुआ था। पहले पर्दा प्रथा नहीं थी, बाद में पर्दा प्रथा लाई गई, पर्दा प्रथा हुई। मुगल काल में बहुत ज्यादा पर्दा प्रथा थी। अब मुगल काल में पर्दा प्रथा थी तो उस समय की उनके लिए अच्छाई थी। वो जो लोगों ने थोपा था ये पर्दा प्रथा, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज थी कि नहीं, युवतियों को, स्त्रियों को पर्दे में रहना ही उचित है, तो उनके लिए वो अच्छाई थी। धीरे धीरे यही अच्छाई, यही जो सुधार हुआ कि नहीं ये स्त्रियां इधर उधर भटकती रहती हैं, घूमती रहती हैं, लड़कियों को नहीं चाहिए घूमना, तो कहा पर्दे में रहो, पर्दे में रहने लगी, सुधार किया। उस समय के लिए वो सुधार था, लेकिन थोड़े दिनों के बाद ये पर्दा प्रथा जो थी यही बुराई बन गई और इसको सुधार की आवश्यकता हुई, और आज धीरे धीरे पर्दा प्रथा भी समाप्त हो गई है, तो वो सुधार हो गया है ना। तो न जीवन में सुधारों का अंत है न सुधारकों का अंत है। इसीलिए यह जीवन कैसा कहा गया है? प्रगतिशील कहा गया है। हमेशा इसमें उन्नति होती रहती है। हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। उसके निर्माता यह समझ रहे हैं कि उनके साहित्य बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी में कैसे साहित्य का निर्माण हो रहा है? प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। और उसके निर्माता क्या समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है। पर कुछ ही समय के बाद उनका यह साहित्य भी अतीत का स्मारक हो जाएगा। स्मारक माने यादगार स्वरूप, कि अतीत की यादगार। आज जो तरुण हैं वही कल वृद्ध होकर अतीत के गौरव का स्वप्न देखेंगे। उनके स्थान पर तरुणों का फिर दूसरा दल आ जाएगा जो भविष्य का स्वप्न देखेगा। यानी युवा फिर से बूढ़े हो जाएंगे, उनके सामने फिर युवा आएंगे, वो भविष्य का स्वप्न देखेंगे, और जो युवा भविष्य का स्वप्न देख रहे थे वही बूढ़े हो जाएंगे, उनको अपने भूतकाल से लगाव हो जाएगा। दोनों के ही स्वप्न सुखद होते हैं, क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। समझ में आई बात? दोनों निबंध यहां पर लिख गए। दूर के ढोल सुहावने क्यों होते हैं? क्योंकि जो चीज बीत जाती है उसके दुखों को हम भूल जाते हैं, उसके सुखों को याद रखते हैं, और वो विगत काल के सुखों को याद करके सुख की अनुभूति होती कि मेरा काल बहुत अच्छा था, नहीं उस समय ये हुआ करता था, सिनेमा क्या अच्छा था भैया, मेरा तो नहीं अच्छा था। हाँ,
2 रुपए जेब में होते थे, मेले जाते थे, 2 रुपए विचार करते रहते थे खिलौने की दुकान पे 2 रुपए में कौन सा खिलौना मिल जाएगा। आज अगर हम कहें वो काल बहुत अच्छा था, हाँ कहेंगे, बूढ़े हो जाएंगे तो फिर कहेंगे वो काल बहुत अच्छा था। कभी कभी आज भी कहते हैं कभी कभी कि नहीं बचपन में बहुत अच्छा था यार, मजा आता था, बाग बगीचों में जाते थे, आम बीन बीन के खाते थे, और वहां जाते थे, भैंसों के लिए चारा लाते थे, ये वाह वाह, वो सुख था भैया क्या। धूप में जाते थे, भैंसों के लिए चारा लाते थे, हंसिए से काटते काटते कभी उंगलियां भी कट जाती थी, खेतों में काम करना पड़ता था तो निराई गुड़ाई में हाथ भी कट जाते थे, धूप लगती थी, पसीना गिरता था, थकान आती थी, प्रॉब्लम्स होती थी, तो वो क्या अच्छा था। धीरे धीरे उधर सब कुछ हम भूल जाएंगे और अंततः बूढ़े हो जाएंगे, फिर सोचेंगे यार बचपन बहुत अच्छा था, मेरा समय बहुत अच्छा था, मजा आ रहा था उस समय। तो वही चीजें हैं कि अतीत की स्मृतियां केवल सुखद होती हैं, लेकिन क्यों सुखद होती हैं? क्योंकि हम सुखद वस्तुएं ही, सुखद स्मृतियां ही याद रखते हैं, कष्ट याद रखते हैं तो कष्ट होता है। ठीक है, तो याद रखिए, दूर के ढोल सुहावने होते हैं।